गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पूर्व की वीडियो में अर्थ दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रस दोष। काव्य दोष में जो दोषों का चौथा भेद है वह है रस दोष। रस दोष क्या होता है? देखिए, किसी भी काव्य का कवि जब किसी काव्य की रचना करता है तो काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य होता है रसास्वादन, यानी रस ग्रहण करना, रसास्वादन लेना। और जब रसास्वादन में कहीं व्यवधान होता है, बाधा उत्पन्न होती है, तो वहाँ रस दोष कहलाता है। तो आज हम जानेंगे नंबर 4 रस दोष के बारे में। 4 नंबर है रस दोष। देखिए क्या होता है रस दोष। रस दोष काव्य दोष का एक भेद है। उसकी परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा में आप लिखेंगे परिभाषा जी। रस दोष काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रसास्वादन, यानी रस ग्रहण करना। और जहाँ जिस काव्य में रसास्वादन में व्यवधान हो वहाँ रस दोष होता है। तो आप परिभाषा लिखेंगे, काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है, यानी रस का स्वाद लेना, पढ़ने में या सुनने में आनंद आए। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है, रसास्वादन है जी। एक पंक्ति है, काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है जी। इसमें किसी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। इसमें किसी तरह का व्यवधान यानी बाधा। इसमें किसी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। रस दोष माना जाता है जी। इसमें किसी तरह का जो व्यवधान आता है, कोई बाधा आती है रस ग्रहण में, रसास्वादन में अगर कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है तो वहाँ रस दोष होता है। रस दोष किसे कहते हैं? फिर से देखिए, काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है, यानी रस का स्वाद लेना, आनंद लेना, मन प्रसन्न होता है ना उसके लिए। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है। इसमें अर्थात रसास्वादन में किसी तरह का व्यवधान अर्थात बाधा होने पर रस दोष माना जाता है। ये रस दोष कैसे होता है इसके बारे में आप जानिए। भाव, विभाव और संचारी भावों का, देखिए रस के जो अवयव होते हैं 4, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आप लिखेंगे भाव, विभाव और संचारी भावों का भाव, विभाव और संचारी भावों का उचित विवेचन न होना। संचारी भावों का उचित विवेचन न होना अर्थात भाव, विभाव और संचारी भावों का उचित वर्णन नहीं होता है, उचित विवेचन न होना अर्थात उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना भी रस दोष है। आप लिख सकते हैं अर्थार्थ उनका
उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना भी रस दोष है। प्रतिकूल अवस्था में चित्रण का मतलब वर्णन, चित्रण होना भी रस दोष है, तो भी रस नहीं आता, रस दोष है। इसलिए रस दोष में क्या होता है, रसास्वादन लेने में बाधा उत्पन्न होती है, रस दोष है। देखिए, अर्थार्थी उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना भी रस दोष है। जैसे समझाया गया है यहां पर, जैसे आप कोई श्रृंगारस का वर्णन कर रहे हैं या ऐसी काव्य रचना जिसमें श्रृंगारस का वर्णन किया गया है, जैसे श्रृंगारस के वर्णन में करुण रस का होना भी रस दोष होता है। जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में करुण, जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में करुण रस का होना भी, करुण रस का होना भी रस दोष है, रस दोष है। कई बार कवि क्या करता है, काव्य रचना करते हुए ध्यान नहीं रख पाता है, श्रृंगार रस का वर्णन करता जा रहा है, किसी नारी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है और बीच बीच में क्या है, करुण रस की कोई पंक्ति लिख देता है। तो श्रृंगार रस के साथ करुण रस का कोई मेल नहीं होता। एक तरफ तो उत्साह और खुशी, प्रसन्नता, उसके सौंदर्य का वर्णन होता है, दूसरी तरफ उसके करुणामय और उसके दुख या उसके मतलब वीर्य का वर्णन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रस दोष हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में करुण रस का होना भी रस दोष माना जाता है। तो ऐसे रस दोष माने जाते हैं। रस दोष कहाँ होता है, काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य होता है रसास्वादन। जब रसास्वादन में किसी तरह का व्यवधान हो तो वहाँ रस दोष होता है। भाव विभाव और संचारी भावों का उचित विवेचन न हो, अर्थात वर्णन न हो, तो भी रस दोष है। अर्थात यूँ कहें कि उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना, प्रतिकूल यानी विपरीत अवस्था में वर्णन होना भी रस दोष कहलाता है। जैसा कि श्रृंगार रस के वर्णन में अगर करुण रस होता है, करुण रस का होना भी रस दोष कहलाता है। अब इसको आप उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। रस दोष का उदाहरण में आप देखिए, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम। खेलो आज होरी, श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की बात है। खेलो आज होरी, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम। गोरी करते निहोरी हम। पहली पंक्ति है, खेलो आज होरी गोरी करते निहोरी, निहोरी हमें पलको पतो न, पलको पतो न, पलको पतो न, पलको या दो मात्राएं, पलको पतो न, यहां काली कहाँ होई गो। यहां काली कहाँ होई गो, कहाँ होई गो। अब यह नायक नायिका से कह रहा है, जैसे मान लीजिए कृष्ण अपनी अन्य गोपियों से कहता है कि खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, कि आप हे गोरी हे गोपी, आज हम, जैसे कृष्ण राधा से पुकार रहे हैं
कि खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, कि हे गोरी आज हम आपके निहोरे निकाल रहे हैं, आप हमारे साथ होली खेलें। पल को पतो न, समय का कोई पता नहीं है, पल का भी यानी क्षण भर का भी पता नहीं। पल को पतो न यहाँ काली कहाँ होई गो, कि कल हम कहाँ होंगे। आज यहाँ हैं, पल भर में पता नहीं कल कहाँ होंगे, कौन आदमी कहाँ क्या कर सकता है, इसलिए समय का पता नहीं है कल कहाँ होगा। तो यहाँ एक तरफ तो खुशी की बात है, यानी यहाँ सौंदर्य की बात या मतलब यहाँ उत्साह की बात हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ निराशा की बात, वियोग बिछुड़ने की बात हो रही है। एक तो संयोग और एक वियोग रस की बात आ रही है यहाँ पर। तो खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ काली हम होई गो। देखिए इस पंक्ति में प्रथम पंक्ति में श्रृंगार है तथा द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है। आप लिखिए प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में प्रथम पंक्ति में श्रृंगार तथा द्वितीय पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में श्रृंगार तथा द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है। द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है। एक तरफ तो श्रृंगार संयोग सौंदर्य की बात है, द्वितीय पंक्ति में क्या आ रहा है, वैराग्य यानी बिछुड़ने की भाव आ रहे हैं। प्रथम पंक्ति जैसे खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, होली खेलने के लिए गोरी से निहोरे यानी बार बार निवेदन किया जा रहा है। प्रथम पंक्ति में श्रृंगार रस है और द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है। वैराग्य सूचक भाव है, इनको एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। 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 अतः यहाँ कौन सा दोष है, रस दोष। अतः यहाँ रस दोष है, रस दोष है। तो श्रृंगार रस में जैसे करुण रस का होना, ये रस दोष माना गया है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इस प्रकार इस उदाहरण से आप रस दोष के बारे में जान चुके हैं। रस दोष क्या है कि प्रथम पंक्ति में जैसे श्रृंगार रस है और द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है, ऐसे भाव इनको एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। अतः यहाँ रस दोष है। तो इस प्रकार आपने काव्य के संपूर्ण दोष पढ़ लिए हैं। इनको आप संक्षिप्त रूप में फिर से जान सकते हैं। इसके लिए मैं एक रेखा चित्र द्वारा आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य में जो काव्यांग परिचय है, उसमें जो काव्य दोष हैं वो आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी रेखा चित्र को आप जान करके सरल रूप से इन काव्य दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व के सभी वीडियो में काव्य दोष के बारे में आपने पढ़ा, देखा, आज आप उसका संक्षिप्त विवरण देखिए। देखिए काव्य दोष। काव्य दोष, काव्य दोष कितनी प्रकार के होते हैं? मैंने बताया आपको 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है वाक्य दोष, वाक्य
दोष। और तीसरा है अर्थ दोष। आपके पाठ्यक्रम में जो काव्य दोष हैं वो 4 प्रकार के हैं। शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और चौथा है रस दोष। अब ये शब्द दोष कौन कौन से हैं? शब्द दोष में आपके हैं जैसे नंबर 1 शब्द दोष देखिए, नंबर 1 जिसका नाम है श्रुति कटुत्व दोष, ऐसे भी लिख सकते हैं या अवश्य सारण बना सकते हैं। फिर है नंबर 2 च्युत संस्कृति दोष, संस्कृति दोष जी। नंबर 3 श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष। फिर है ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष। उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में है, ग्राम्यत्व के बाद में आएगा अश्लीलत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। तो आप क्रम से इनकी परिभाषा और उदाहरण याद करोगे, जिससे आप परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रखोगे। श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। और अश्लीलत्व दोष के बाद में जो शब्द दोष है वह है क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व दोष माना जाता है, क्लिष्टत्व दोष। ये 5 दोष आते हैं शब्द दोष में, श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व और क्लिष्टत्व दोष माना जाता है, ये 5। अब वाक्य दोष कौन से? वो है 4। नंबर 1 है, जैसे आपके वाक्य दोष देखिए, पहला है न्यून पदत्व, न्यून पदत्व दोष। पहला दोष है न्यून पदत्व और दूसरा है अधिक पदत्व, अधिक पदत्व दोष जी। फिर नंबर 3 है आपका न्यून पदत्व, अधिक पदत्व और फिर है अकर्मत्व, अकर्मत्व दोष। ठीक। उसके बाद में नंबर 4 है, वो आता है आपका पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त दोष जी। पुनरुक्त दोष के बाद में आपके अर्थ दोष आते हैं। तो अर्थ दोष में मात्र एक है, जिसका नाम है दोष कर्मत्व दोष। ये आपके पाठ्यक्रम में रस दोष अपने आप में, जो जिस काव्य में रसास्वादन में बाधा उत्पन्न हो वो रस दोष कहलाता है। आपके जो काव्य दोष हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जिस प्रकार काव्य में गुणों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य में दोष मुक्त होना भी जरूरी है। तो ये दोष 4 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष के उपभेद हैं श्रुति कटुत्व दोष। यहाँ जहाँ वर्णों और शब्दों में असावधानी हो, जिसके मतलब अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ शब्द दोष होता है। और शब्द दोष में श्रुति कटुत्व दोष, यानी काव्य में को पढ़ने या सुनने से ही काव्य में दोष जान पड़ता है, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। च्युत संस्कृति दोष, जिसमें व्याकरण संबंधी दोष होता है, वो च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। इसी प्रकार ग्राम्यत्व दोष वहाँ होता है जहाँ ग्रामीण भाषा का या बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। काव्य में जहाँ ग्रामीण या बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है वो ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। इसी प्रकार अश्लीलत्व दोष कि जिस काव्य में लज्जाजनक, अश्लील या अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। और क्लिष्टत्व दोष क्या होता है? जिसमें जिसके अर्थ के समझने में बाधा होती है, जिसके अर्थ में क्या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। न्यून पदत्व दोष वाक्य दोष कहलाता है,
और वाक्य दोष में क्या होता है, जैसे नंबर 1 न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व में जहाँ किसी शब्द की कमी होती है और पाठक को अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ना पड़ता है। अधिक पदत्व में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे दे दिए जाते हैं, उनको हटाने पर भी उसका अर्थ में किसी पर उसके अर्थ में कोई बाधा नहीं होती है, वो अधिक पदत्व कहलाता है। अकर्मत्व दोष जिसमें कर्म भंग हो जाता है, और पुनरुक्त दोष जिसमें क्या है कि एक ही अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आ जाए, एक से अधिक शब्द आ जाते हैं, जैसे पुनः अनावश्यक रूप से शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष जहाँ शास्त्रों और परंपरा के विरुद्ध, शास्त्रों या लोक विरुद्ध नियम के लोक विरुद्ध कर्म होता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष जो अर्थ दोष में माना जाता है। और रस दोष जहाँ रसास्वादन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, वो रस दोष होता है। तो इस प्रकार आप काव्य दोषों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। काव्य दोष कौन कौन से होते हैं। काव्य दोष 4 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। और इसी प्रकार आप देखिए फिर से कि शब्द दोष आपके पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के हैं, श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष। और वाक्य दोष ये तो हो गए शब्द दोष। वाक्य दोष आपके 4 हैं, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, अकर्मत्व और पुनरुक्त माने जाते हैं। और अर्थ दोष में 1 है दुष्कर्मत्व दोष, फिर आता है रस दोष। इस प्रकार आप दोषों के बारे में जान चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो काव्य दोष हैं, इनके बारे में भलीभांति अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, और मेरे वीडियो के द्वारा और PDF के द्वारा आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।